हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम लोग फाइनल अकाउंट्स चैप्टर के स्टडी मटेरियल के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमको करना है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 12। तो जल्दी से आप अपनी किताब निकाल लीजिए, अपने रजिस्टर्स और पेन और कैलकुलेटर को भी तैयार रख लीजिए। मिलकर हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आ जाइएगा आप इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे। मैं पेज नंबर भी जल्दी से बता देता हूं आपको। पेज नंबर है 7.40। ठीक है, याद रखना हम लोग लेटेस्ट स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग इज द शेड्यूल ऑफ बैलेंसेस एज ऑन 31st मार्च 2020 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री गावस्कर। तो श्री गावस्कर भी कोई व्यक्ति है, उसकी बुक से हमने कुछ बैलेंसेस निकाले हैं। कौन सी डेट के? डेट ध्यान रखना, 31st March 2020. Who carries on business under the same name and style of Messrs Gavaskar विश्वनाथ एंड कंपनी एट बॉम्बे। तो बेसिकली एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है और उसने अपने बिजनेस का कुछ ट्रेड नेम रखा हुआ है, मेसर्स गावस्कर विश्वनाथ एंड कंपनी, जो भी है। ठीक है, तो ये आपको देखो एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है। आप देखोगे तो बहुत बड़ा सा एक ट्रायल बैलेंस है, ऑलमोस्ट आई थिंक कह सकते हो आप पूरे 1.5 पेज का आपका ट्रायल बैलेंस है। तो जल्दी से एक बार क्विकली रीड करते हैं कि आपको ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले जैसे आपको दे रखा है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019। ठीक है, तो ध्यान रखना डेट्स वगैरह का। 31 मार्च 2020 का ट्रायल बैलेंस है और स्टॉक आपका 1 अप्रैल 2019 का दिया हुआ है। दैट मींस दिस इज ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये ओपनिंग स्टॉक है। इसके अलावा फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है, ऑफिस इक्विपमेंट है, बिल्डिंग्स, मोटर कार, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम विश्वनाथ। फिर देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दे रखा है आपको। तो एक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपको दे रखा है ट्रायल बैलेंस में। तो ये कहीं ना कहीं आप समझ लो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, बैड डेट्स का कहीं ना कहीं ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर आपको परचेजेस दे रखे हैं और साथ में परचेज रिटर्न भी चिपका रखा है। सिमिलरली सेल्स दे रखे हैं और साथ में सेल्स रिटर्न भी चिपका रखा है। ओके, उसके बाद देखो सैलरीज है, रेंट फॉर गोडाउन है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ है 27,000 का। तो ऊपर आप देखोगे तो सबसे आपको पहले दे रखा था लोन फ्रॉम विश्वनाथ 3 लाख का, और फिर इस लोन पे इंटरेस्ट की भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, तो लिंक करते हुए चलना। इसके अलावा रेट्स एंड टैक्सेस, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स, फ्रेट ऑन परचेजेस। फ्रेट ऑन परचेजेस क्या होता है? बेसिकली दिस इज नथिंग बट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कि हमने कुछ परचेज करा, उस परचेज के लिए परचेज से रिलेटेड हमने कुछ फ्रेट का खर्चा किया। दिस इज नथिंग बट डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद आपको अगला दे रखा है कैरेज आउटवर्ड्स। ठीक है, तो देखो फ्रेट आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स, ये आउटवर्ड्स वर्ड के साथ जब फ्रेट या कैरेज या कार्टेज जो भी होता है वो चिपका होता है। तो दिस इज आप कहीं ना कहीं आप समझो ये सेलिंग से रिलेटेड खर्चा है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड्स लिखा होता है या फ्रेट इनवर्ड्स लिखा होता है तो वो होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो आपको बेसिकली फ्रेट एक डायरेक्ट एक्सपेंस का भी दे रखा है और एक फिर एक कैरेज आउटवर्ड्स दे रखा है जो बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर आपको ड्रॉइंग्स दे रखे हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ये सब खर्चे वर्चे कुछ दे रखे हैं आपको। और फिर देखना आपको एक बैड डेट्स दे रखा है, आपको एक बैड डेट्स दे रखा है। तो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस होने का क्या मतलब होता है? आई बिलीव आप लोगों को कॉन्सेप्ट अब याद होगा, आपने रिवीजन वगैरह कर रखी होगी। तो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस होने का मतलब दिस इज एग्जिस्टिंग बैड डेट्स, एग्जिस्टिंग बैड डेट्स। ठीक है, तो केयरफुल रहना। आपको प्रोविजन का एक ओपनिंग बैलेंस दे रखा है ट्रायल बैलेंस में और एक एग्जिस्टिंग बैड डेट का बैलेंस दे रखा है ट्रायल बैलेंस में। सबकी ट्रीटमेंट मैं आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। उसके बाद आपको बैंक चार्जेस दे रखे हैं, मोटर कार एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो सब ये सब खर्चों वर्चों की कुछ इंफॉर्मेशन आपको लाइन से दे रखी है बिल्कुल। और उसके बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। तो इतने सारे आपको बैलेंसेस दे रखे हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो आपको बेसिकली सारे फाइनल अकाउंट्स बनाने आफ्टर मेकिंग प्रोविजंस फॉर द फॉलोइंग। तो अब आपको क्या दे रखा है? नीचे देखो आपको एडजस्टमेंट्स दे रखी है, आपको काफी सारी एडजस्टमेंट्स दे रखी है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये।
आपका प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आप समझ लो 15 नंबर का भी आ सकता है ये वाला सवाल पूरा। ठीक है, तो मतलब अगर एग्जाम में सवाल आएगा तो ये आएगा अच्छी खासी वेटेज का। चलो, तो अब देखो एडजस्टमेंट्स क्या क्या दे रखे, इस पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, तसल्ली से करेंगे सारा क्वेश्चन। सबसे पहले आपको बोलता है डेप्रीशिएट। डेप्रीशिएट का मतलब आपको फर्स्ट में डेप्रीसिएशन की इंफॉर्मेशन दे रहा। क्या कह रहा है वो आपसे, बिल्डिंग यूज्ड फॉर बिजनेस बाय 5%, तो बिल्डिंग पे हमें 5% का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स बाय 10%, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पे कितना डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, 10%। और आगे देखो आपको क्या लिख के दे रखा है, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है वो, वन स्टील टेबल परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 14,000 was sold for same price but the sale proceeds were wrongly credited to sales account। तो क्या आपको कुछ याद आ रहा है, इससे पिछले चैप्टर में आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो आपको कुछ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का कुछ पॉइंट दिख रहा है क्या इसमें? एक हमने गलती करी, हमने एक स्टील टेबल यानी कह सकते हो फर्नीचर खरीदा, तो यह हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर था। बट हम सॉरी हमने एक स्टील टेबल बेचा, नॉट खरीदा, बेचा, हमने एक फर्नीचर बेचा, तो हमारे लिए बेसिकली कैपिटल रिसिप्ट थी आप कह सकते हो। बट हमने इसके सेल प्रोसीड्स को क्या किया, नॉर्मल सेल्स में इंक्लूड कर दिया, नॉर्मल सेल्स में इंक्लूड कर दिया। तो हमने 14,000 का फर्नीचर खरीदा था और सेम ईयर पे हमने सेम हाथ के हाथ हमने इसे बेच दिया 14,000 का, और इस बेचने को हमने नॉर्मल सेल्स में इंक्लूड कर दिया। तो एक बार जरा सेल्स देखो, आपको सेल्स दे रखी है 23 लाख की। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये जो हमने 14,000 रुपए का फर्नीचर बेचा वो इस सेल्स में इंक्लूडेड है, वो इस सेल्स में इंक्लूडेड है, जो कि गलत है। जो कि गलत है तो हमको तो ठीक करना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त हमको ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक बात का और ध्यान रखना कि क्वेश्चन की पूरी कहानी क्या है, वो कह रहा है कि हमने एक स्टील टेबल जो 14,000 की खरीदी थी और 14,000 में बेच दी। ठीक है, तो हमने 14,000 की ही खरीदी और 14,000 की बेच दी। अब वैसे ना इस पॉइंट में थोड़ा सा टेक्निकल डिफेक्ट है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जब हम सॉल्व करेंगे, तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल डिफेक्ट है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन की और इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी आपको, बट वो नहीं दे रखी, तो हमको कुछ अजम्पशंस यहाँ पे लगानी पड़ेगी अपनी कैलकुलेशंस में, लेकिन उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से डिस्कस करूं, ठीक है। चलो, तो एक इंफॉर्मेशन आपको ये हो गई। सी में कहता है ऑफिस इक्विपमेंट बाय 15%, तो अभी भी वो डिप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ऑफिस इक्विपमेंट को हमें 15% से डिप्रिशिएट करना है। परचेज ऑफ अ टाइपराइटर, परचेज ऑफ अ टाइपराइटर ड्यूरिंग द ईयर फॉर 40,000 हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज। देखो फिर से एक और आपको एरर की इंफॉर्मेशन दे रखी है, प्रिंसिपल एरर कहीं ना कहीं दे रखा है कि हमने टाइपराइटर परचेज किया, मतलब टाइपराइटर आपका इक्विपमेंट में कवर हो गया, क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट के साथ लाइन चिपक के आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो इक्विपमेंट का पार्ट है। तो हमने बेसिकली एक इक्विपमेंट खरीदा, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, तो हमको इसको एसेट अकाउंट में, इक्विपमेंट अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था, बट हमने इसको परचेज में डेबिट कर दिया। तो ये क्या हो गया, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर दिया। ठीक है, तो इसकी भी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और अगेन यहां पे भी थोड़ी सी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, तो हमको इस वाले पॉइंट में भी एक अजम्पशन लगानी पड़ेगी व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता रहा हूं, एक फर्नीचर एंड फिक्सचर वाले डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में और एक ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन में हमें दो काम करने हैं। एक तो हमें गलतियों को सुधारना है, जो हमने गलती कर रखी है उसका इफेक्ट लेना है अपने फाइनल अकाउंट बनाते वक्त, और दूसरा हमें, क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है कुछ, तो हमको कुछ एजम्पशन लेनी पड़ेगी जो इंस्टीट्यूट ने अपने सोल्यूशन में भी ले रखी है। तो वो एजम्पशन क्या है वो भी बताऊंगा और आपको सब लिखवाऊंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना आए। फिर आपको वो कहता है कि मोटर कार को 20% से डिप्रिशिएट करना। तो देखो आपके बेसिकली देखो 4 फिक्स्ड एसेट है, अगर आप अपनी ट्रायल बैलेंस में जाओगे तो आपको 4 फिक्स्ड एसेट दिखेंगे, फर्नीचर फिक्सचर, ऑफिस इक्विपमेंट, बिल्डिंग और मोटर कार। तो इसको इंफॉर्मेशन में उसने सब फिक्स्ड एसेट की बेसिकली डेप्रिसिएशन का रेट बता रखा है, तो आपको डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके आगे की सारी जो एडजस्टमेंट्स है वो बहुत सिंपल सिंपल सी है, तो मेजर डिस्कस करने वाली यही थी। इसके आगे की सारी सिंपल सिंपल सी है, तो जल्दी से रीड कर लेते हैं। सेकंड पे कह रहा है वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द क्लोज ऑफ द ईयर वाज 4,40,000, तो देखो ये सिंपल क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। थर्ड में कह रहा है 2 months रेंट फॉर गो डाउन इज आउटस्टैंडिंग, 2 महीने का
आउट रेंट जो है हमारा आउटस्टैंडिंग है अभी। तो एक बार देखो रेंट की इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है आपको क्वेश्चन में, ये रही 55,000 रेंट की आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। 2 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग होने का क्या मतलब है? 2 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो 55,000 का रेंट आ रहा है ये अभी हमने 10 महीने का ही पे किया होगा और 2 महीने का अभी आउटस्टैंडिंग होगा। तो ट्रायल बैलेंस में जो आपका रेंट आ रहा है ये क्या होगा? ये तो 10 महीने का ही होगा, क्योंकि अभी हमने 10 महीने का ही रेंट पे किया, 2 महीने का तो अभी हमने पे ही नहीं किया। ठीक है, तो ये मतलब है इसका। तो अकॉर्डिंगली हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर देखो इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल एट 12% पर एनम। द लोन वॉज टेकन ऑन 1 मई 2019। तो देखो लोन आपको कितने रुपए का दे रखा है, कहां गया, ये रहा 3 लाख रुपए का लोन दे रखा था। एक तो वो कह रहा है कि लोन हमने कौन सी डेट को लिया था, हमने 1 मई को लिया था, 1 मई 2019 को। और दूसरा लोन का इंटरेस्ट रेट भी उसने यहां बता दिया 12% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे ट्रायल बैलेंस में आ रहा है 27,000 का। जब आपको इंटरेस्ट का रेट पता लग गया, लोन का अमाउंट पता है, लोन कौन सी डेट को लिया गया, सब पता है, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो कि 2019-20 का एग्जैक्टली इंटरेस्ट बनता कितने का था। यस, आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको लोन का अमाउंट पता है, इंटरेस्ट का रेट पता है, कितने महीने का इंटरेस्ट निकालना है वो भी आप निकाल सकते हो। तो आप 19-20 का इंटरेस्ट का खर्चा निकाल सकते हो और फिर आप देख लोगे कि भाई उस टोटल खर्चे में से हमने अभी कितना पे किया है, सिर्फ 27,000 किया है, और अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी एडजस्टमेंट करोगे। ठीक है, तो सिर्फ माइंड मैपिंग कर रहा हूं, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, सॉल्व तो अभी आगे जाके करेंगे, बट आपकी खाली माइंड मैपिंग कर रहा हूं मैं। 5th में कहता है प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो देखो आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का या बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। इसके अलावा आपको वो क्लोजिंग में बता रहे हैं कि आपका कितना % अपना प्रोविजन मेंटेन करके चलना है, और साथ ही साथ उसने ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स भी दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल जब सब कुछ आपको होता है दिया हुआ, तो हमें कैसे कैसे कैलकुलेशन करनी होती है, क्या करना होता है, सब मैंने कॉन्सेप्ट में कवर भी कराया है और मैंने एग्जॉस्टिव एग्जांपल में भी कराया है। और मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि ऐसी इंफॉर्मेशन जब आपको मिले, जब आपके पास बहुत सारी चीजें हो, तो बेटर ये रहता है कि हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, या यहाँ पे नाम दे रखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसका हम लोग एक लेजर अकाउंट बना ले। ठीक है, तो मैं हम यहाँ का इस क्वेश्चन में जो लेजर है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, बैड डेट का, उसका लेजर भी बनवा दूंगा और कैलकुलेशन करवा दूंगा। 6th में कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 40,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो देखो अगर आप अपनी इंश्योरेंस का खर्चा कितना दे रखा है, किधर है, ये रहा, तो इंश्योरेंस का खर्चा दे रखा है टोटल 55,000 का। लेकिन उस 55,000 में से क्वेश्चन कह रहा है कि 40,000 तो प्रोप्राइटर ने अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया है, यानी उसने कुछ अपना पर्सनल खर्चा कर रखा है, बिजनेस के लिए नहीं ले रखा उसने कुछ, वो अपना खुद का लाइफ इंश्योरेंस कराया। तो ये कहीं ना कहीं नेचर ऑफ ड्रॉइंग्स हो गया, है ना, पर्सनल खर्चा है, पर्सनल खर्चा बिजनेस के खर्चे में आप इंक्लूड नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इस 55,000 रुपए में एक पर्सनल खर्चा या ड्रॉइंग्स के नेचर का खर्चा आपका इंक्लूडेड है। तो पहले तो आपको उसको ठीक करना है। तो ये भी देखो कहीं ना कहीं एक प्रकार का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ देखो आगे क्या बोल रहा है वो, आगे कहता है बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्जेस कवर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 30 जून 2020। तो कह रहा है जो बैलेंस इंश्योरेंस का खर्चा है ना, बैलेंस कितना बचा वैसे 15,000, वो कह रहा है कहीं ना कहीं ये जो 15,000 का खर्चा है ये कौन से पीरियड का खर्चा है, ये कौन से पीरियड के लिए हमने प्रीमियम पे कर रखा है, 1 अप्रैल 2019 से लेके 30 जून 2020 को। हमारा साल तो खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019 को, लेकिन ये जो प्रीमियम हमने पे कर रखा है वो पूरा 31 जून 2020 तक का पे कर रखा है, यानी हमने साल खत्म होने के बाद भी एक्स्ट्रा 3 महीने तक का प्रीमियम पे कर रखा है। तो साल खत्म होने के बाद का जो हमने प्रीमियम 3 महीने का पे कर रखा है, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं एक एडवांस प्रीमियम है कि हमने एडवांस में कोई खर्चा पे कर रखा है। तो इसको हम लोग अपनी अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। तो इसका मतलब इसमें हमें प्रीपेड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट करना है। तो ये जो आपको जो 15,000 दे रखा है वो कहीं ना कहीं आप देख लोगे, अगर महीने की गिनती करोगे तो ये हमने 15 महीने का खर्चा पे कर रखा है, हमने 15 महीने का खर्चा पे कर रखा है। अगर आप देखोगे 1 अप्रैल 2019 से 30 जून 2020, तो ये 15 महीने आते हैं। तो दिस 15,000 इंश्योरेंस प्रीमियम इज फॉर 15 मंथ, ये 15 महीने का खर्चा है। ठीक है, चलो, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन है। इसके बाद तो आपका सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, तो सोल्यूशन तो हम लोग करेंगे। तो आप लोग जल्दी से काम करो, फॉर्मेट तैयार करो,
अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले अच्छे से तैयार कर लेना और फिर मेरे को मिलना और साथ साथ फिर हम लोग इसको करेंगे। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने फॉर्मेट पूरा बना लिया होगा। मैंने भी फॉर्मेट पूरा तैयार कर लिया है, प्रॉपर एग्जाम में कैसे फॉर्मेट बनाना है। मैंने आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार कर लिया। अब इस तरह के सवाल में जब हमें इतनी सारी एडजस्टमेंट्स करनी है तो बेटर ये रहता है कि हम लोग एडजस्टमेंट्स वाले पार्ट को पहले डील करना शुरू करें। ठीक है, तो अब मैं साइड बाय साइड यहां पे वर्किंग नोट करते रहूंगा, आप लोग तो अपना नीचे करना वर्किंग नोट। मेरी स्क्रीन बहुत ज्यादा नीचे जाती नहीं, तो इसलिए मुझे साइड में वर्किंग नोट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो भी कैलकुलेशन वगैरह करनी है मैं यहां पे करूंगा। तो सबसे पहली उसने इंफॉर्मेशन दे रखी है डेप्रीसिएशन की। सबसे पहले उसने इंफॉर्मेशन दे रखी है डेप्रीसिएशन की, तो हम लोग डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलो, तो सबसे पहला है बिल्डिंग। बिल्डिंग में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन का रेट उसने 5% दिया, तो अब अपना सवाल जरूर देखते हुए चलना अपने साथ साथ। तो 5% का डेप्रीसिएशन का रेट है, और अगर आप बिल्डिंग का बैलेंस देखो ट्रायल बैलेंस में कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 6 लाख। बिल्डिंग का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आ रहा है 6 लाख का, तो 5% ऑफ 6 लाख, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30,000। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। फिर आपको मैं मोटर कार पे लेके जाता हूं, अभी फर्नीचर पे बाद में आएंगे, पहले हम मोटर कार पे आ जाते हैं। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कहानी नहीं है। तो मोटर कार में भी हमको सिंपली सिर्फ डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन करनी है। तो मोटर कार पे उसने डेप्रीसिएशन का रेट बताया था 20% का एडिशनल इंफॉर्मेशन में, और ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस आ रहा था मोटर कार का वो आ रहा था 2 लाख का। तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आई थिंक 40,000। यस, 40,000 आएगा। ठीक है, ये हो गया। ओके, फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर, अब इसमें जो डेप्रिसिएशन का रेट उसने बता रखा है वो तो बता रखा है 10%, लेकिन 10% ऑफ वॉट? 10% ऑफ वॉट? आप अगर वापस से अपने सवाल पे आओगे तो अगर आप फर्नीचर एंड फिक्सचर का बैलेंस देखोगे तो बैलेंस तो दे रखा है उसने 2,14,000 का। 2,14,000 का उसने बैलेंस दे रखा है, लेकिन उसने क्या बोल रखा है कि साल के दौरान हमने 14,000 का कोई फर्नीचर खरीदा था। तो जब हमने फर्नीचर खरीदा होगा 14,000 का, तो हमने कहीं ना कहीं अपनी फर्नीचर अकाउंट में डेबिट कर दिया होगा, राइट? तो हमने फर्नीचर अकाउंट में प्लस कर दिया होगा 14,000 का परचेस। और फिर क्वेश्चन ने आगे बोला है, फिर हमने हाथ के हाथ इस फर्नीचर को बेच भी दिया सेम प्राइस पे, 14,000 रुपए भी। ठीक है, तो जब हमने 14,000 में फर्नीचर को बेचा, तो अब जब बेचा तो फर्नीचर चला गया, तो मुझे फर्नीचर में से 14,000 रुपए माइनस भी करने चाहिए थे। तो अगर मैंने प्लस 14,000 करा और मैंने फिर जब बेच दिया, तो मुझे हाथ के हाथ इसको माइनस 14,000 भी करना चाहिए था, क्योंकि चला भी तो गया फर्नीचर। लेकिन हमने माइनस 14,000 किया नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि सेल को हमने फर्नीचर अकाउंट में दिखाने की जगह इसको नॉर्मल सेल की तरह ट्रीट कर दिया। यही लिखा है ना क्वेश्चन में, इट वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट। तो हमें क्रेडिट तो करना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट को, बट हमने कर किसको क्रेडिट दिया? हमने सेल को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो अब जो मेरे बैलेंस आ रहा है 2,14,000 का, इसमें कहीं ना कहीं वो फर्नीचर छुपा हुआ है जो एक्चुअली में बिक चुका है। तो बैलेंस तो आ रहा है 2,14,000, लेकिन इसमें 14,000 रुपए का फर्नीचर ऐसा है जो बिक चुका है, जिसपे मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन नहीं करनी, जिसपे मुझे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन नहीं करनी। ठीक है, तो पहले इतनी बात क्लियर हो गई कि 2,14,000 में 14,000 रुपए का फर्नीचर छुपा हुआ है, जिसको मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि वो बिक चुका है। अब जो यहां पे सवाल आता है, जो अब बहुत लॉजिकल सवाल मेरे ख्याल से आप में सभी बच्चों में आ रहा होगा। आप बोलोगे सर एक बात बताओ, ठीक है हम मान गए सपोज ये 1 अप्रैल है, ये 31 मार्च है, हम मान गए कि हमने साल के दौरान, अब कौन सी डेट को लिया ये नहीं पता, कौन सी डेट को नहीं पता, लेकिन साल के दौरान हमने 14,000 रुपए का फर्नीचर परचेज किया। ठीक है, और फिर हमने इस फर्नीचर को कहीं ना कहीं 14,000 में बेच भी दिया, लेकिन ये सेल परचेज की जो हमने खरीदा और बेचा, इसकी डेट्स तो हमें बताई नहीं। अब अगर मैंने परचेज किया होता किसी और डेट पे, मैं ऐसे बोल देता हूं, सपोज मैंने 1 जुलाई को परचेज किया होता और बेचा होता मैंने 1 अक्टूबर को, तो 1 जुलाई से लेके 1 अक्टूबर तक तो फर्नीचर मेरे पास पड़ा हुआ था।
यानी 1 जुलाई से 1 अक्टूबर तक जितने टाइम फर्नीचर मेरे पास पड़ा था, इतने टाइम का तो मुझे प्रोपोर्शनेट डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहिए। यस और नो? आई होप आप बात समझ पा रहे होंगे, है ना। लेकिन अब इस सवाल में क्या है कि ना तो मुझे परचेज की डेट पता, ना तो मुझे सेल की डेट पता। बस उसने लैंग्वेज ऐसी बना रखी कि भाई हमने 14,000 का खरीदा और हाथ 14,000 का बेच भी दिया। तो इसमें हमें क्या अजम्पशन लगानी पड़ेगी? टेक्निकल डिफेक्ट है। देखो मैं पहले बोल रहा हूं टेक्निकल डिफेक्ट है, क्वेश्चन ऐसा नहीं बनना चाहिए। आई डोंट एग्री विद दिस क्वेश्चन कि इतनी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे जिसमें आप लोग हवा में लटक जाओ कि आपको क्या लेना है। लेकिन अब यहां पे हमें क्या अजम्पशन लेना पड़ेगा? हम ये अजम्पशन लेंगे कि भाई हमने आज ही 14,000 का फर्नीचर खरीदा और आज ही रात को या कल सुबह सुबह उठ के हमने बेच भी दिया। तो बेसिकली हमने बिना इस्तेमाल करे, बिना कुछ यूज करे हमने खरीदा 14,000 का और उसको हाथ के हाथ बेच भी दिया, राइट। तो अब हम मानेंगे सपोज, तो अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मैं अज्यूम करूं कि 1 जुलाई को मैंने फर्नीचर परचेज किया, मैं अगर अज्यूम करूं कि मैंने 1 जुलाई को फर्नीचर परचेज किया, तो अब मैं ये मानूंगा कि जो मैंने बेचा इसको, मैंने बेच भी सेम डेट पे दिया 1 जुलाई को, या ज्यादा ज्यादा मान लो 2 जुलाई को अगले दिन बेच दिया। तो क्योंकि मैंने सेम डेट पे ही खरीदा, सेम डेट पे ही बेच दिया, तो इस 14,000 पे कोई भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इसको यूज ही नहीं किया। एक भी दिन पूरा मेरे पास पड़ा नहीं रहा, ये क्योंकि मेरे पास एक भी दिन नहीं पड़ा रहा, तो मैं कोई भी इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन नहीं करूंगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, दिस इज एन अजम्पशन दैट वी हैव टू टेक। ये इंस्टीट्यूट ने भी अपने आंसर में अजम्पशन ले रखा है, तो ये अजम्पशन मेरे को अप्लाई करनी पड़ रही है, राइट। डिफेक्ट है, अनफेयर है, क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, उसको क्लियरली बोलना चाहिए था लेकिन वो नहीं बोल रहा, तो हमें ये अजम्पशन अप्लाई करनी पड़ेगी। और मैं नीचे आपको लिखवा भी दूंगा, उसकी चिंता मत करना, ठीक है। तो मैं आपको अभी नीचे ये अजम्पशन लिखवा दूंगा, ताकि आप जब बाद में रिवाइज करो, आज से 10-15 दिन बाद, महीने बाद रिवाइज करो, तो आपके कंफ्यूजन आ सकता है दिमाग में, तब आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि हमने यहाँ पे क्या अजम्पशन लगाई है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो पूरे साल में ये बोल रहा हूं कि पूरे साल मेरे पास कितने का मशीन रहा या कितने का फर्नीचर रहा, सिर्फ 2 लाख का फर्नीचर रहा। पूरे साल मेरे पास सिर्फ 2 लाख का फर्नीचर रहा, और इस 2 लाख के फर्नीचर पे ही मैं आपका डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करूंगा। 14,000 का जो हमने खरीदा था फर्नीचर, उस पे मैं डेप्रिसिएशन का कोई भी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 2 लाख का 10%, दैट इज 20,000। तो पहले ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, ऑफिस इक्विपमेंट। अब सेम इशू आने वाला है ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट में भी सेम इशू आने वाला है। तो सबसे पहले ऑफिस इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन का रेट बता रखा है 15% का, ठीक है जी, ओके। अब ऑफिस इक्विपमेंट आपको कितने रुपए का ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, तो वापस मैं अपने सवाल पे आता हूं आपकी समझाने के लिए। तो देखो, अगर आप ट्रायल बैलेंस में नजर मारोगे तो 1,60,000 का आपका ऑफिस इक्विपमेंट आ रहा है, और फिर नीचे उसने बोल रखा है कि हमने साल के दौरान 40,000 का एक टाइपराइटर यानी एक इक्विपमेंट खरीदा भी। हमने 40,000 रुपए का एक इक्विपमेंट खरीदा, लेकिन हमने इसको डेबिट किसमें कर दिया? फर्नीचर अकाउंट में। जब मैंने इक्विपमेंट खरीदा तो मुझे इक्विपमेंट अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था, मुझे अपने एसेट की वैल्यू बढ़ानी चाहिए थी, बट मैंने क्या किया, मैंने इसको इक्विपमेंट में डेबिट करने की जगह परचेस में डेबिट कर दिया। इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो गया कि ये जो 40,000 की जो परचेज है, ये जो 40,000 रुपए की परचेज है, वो इस कहीं ना कहीं 1,60,000 में तो आ ही नहीं रही होगी। इस 1,60,000 में तो आ ही नहीं रही होगी, क्योंकि हमने इक्विपमेंट अकाउंट में तो उसे डेबिट ही नहीं किया, हमने तो उसे परचेज अकाउंट में डेबिट किया। लेकिन ये आनी चाहिए, रॉन्ग है। ऑफिस इक्विपमेंट मेरा एसेट का पार्ट बनना चाहिए, तो मुझे इस 1,60,000 रुपए में इस 40,000 रुपए की परचेज को ऐड करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं बात समझ गए होंगे। अब मैं जब कैलकुलेशन करूंगा डेप्रिसिएशन की, तो आ जाता हूं मैं अपने कैलकुलेशन पे। तो जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो 1,60,000 की ट्रायल बैलेंस में दे रखी है इक्विपमेंट की वैल्यू, लेकिन साल के दौरान मैंने 40,000 का इक्विपमेंट और खरीदा जो मैंने परचेज में डेबिट कर रखा है गलती से, तो उसको मैं अब यहां पे ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहले उससे मेरी सही इक्विपमेंट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2 लाख, दैट इज 2 लाख। अब इस 2 लाख पे मैं फिर डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करूंगा, तो 15% निकालना 2 लाख का कितना आ रहा है? 30,000, ठीक है। तो पहले इतना पार्ट आप लोग क्लियर हो गए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब यहां पे भी एक कंफ्यूजन अराइज होता है, नेचुरल सी बात है। वो क्या? अगेन सेम कहानी है यार, सेम कहानी। अब यहां पे भी अगर आप परचेज देखोगे तो उसने ये तो बता दिया 40,000 की हमने परचेज करी,
बट एक कौन सी डेट को परचेज करी, फिर से यहां नहीं बता रखा सवाल में, फिर से नहीं बता रखा, क्योंकि कौन सी डेट को परचेज करी इस पे डिपेंड करता, उस पे डिपेंड करेगा कि मैं डेप्रिसिएशन क्या कैलकुलेशन करूंगा कि नहीं करूंगा परचेज पे। अब यहां पे आप देखोगे, जब मैंने ये वाली कैलकुलेशन करी तो मैंने पूरा 40,000 रुपए यहां पे ले लिया। अब मैंने इस पूरे 40,000 पे 15% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया। लेकिन अगर आप ऐसा सिनेरियो समझो, आप ऐसा सिनेरियो समझो कि मेरा अगर 1 अप्रैल को साल शुरू हो रहा है, 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है, तो अगर मैंने 31 मार्च को इक्विपमेंट खरीदा होता, अगर मैं 31 मार्च को इक्विपमेंट खरीद रहा होता, यानी साल के लास्ट डेट पे अगर मैं 40,000 की परचेज कर रहा होता, तो उस केस में क्या इस 40,000 पे कोई डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होती? नहीं होती सर। जब साल के अंत में मैं खरीद रहा हूं तो मैंने पूरे साल में यूज ही नहीं किया इस इक्विपमेंट को, तो मैंने उस पर क्यों डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करता? नहीं करता। सिमिलरली अगर सपोज मैं कहता हूं मैं 31 दिसंबर को इक्विपमेंट खरीदता, ये 40,000 की परचेज मैंने 31 दिसंबर को करी होती, तो अब मैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करता क्या 40,000 पे? यस करता, तो लेकिन सिर्फ 31 दिसंबर से 31 मार्च की प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन करता, टाइम बेसिस पे कैलकुलेशन करता। आप लोग ये बात समझते हो क्योंकि आप डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ चुके हो। बट इस क्वेश्चन में क्या है, इंफॉर्मेशन तो है नहीं कि कौन सी डेट को परचेज करा। तो अब यहां पे हमको क्या अज्यूम करना पड़ रहा है, हमें क्या अज्यूम करना पड़ रहा है कि ये जो हमने 40,000 की परचेज करी होगी वो साल की शुरुआत में ही कर दी होगी, कहीं ना कहीं आप समझ लो 1 अप्रैल को ही कर ली होगी। इसलिए हम इस 40,000 रुपए का 40,000 रुपए पे जो डेप्रिसिएशन है वो पूरे साल का कैलकुलेट कर रहे हैं, ये पूरे साल का कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज अनदर assumption दैट वी आर टेकिंग कि 40,000 का जो परचेज किया हमने वो साल की शुरुआत में किया, इसलिए मैं पूरे 40,000 पे जो है पूरा 15% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो पहले इसका टोटलिंग कर लेते हैं, इसका हम टोटलिंग कर लेते हैं और फिर मैं ये assumption आपको लिखवा देता हूं। तो टोटल कितना आ रहा है 30 40 70 20 90 प्लस 30 1,20,000 आ रहा है टोटल। ठीक है, तो नीचे आप assumption लिख लो मेरे साथ साथ, आपको आगे काम आएगी assumption। ठीक है, आपका इंस्टीट्यूट भी बोलता है कि जहां जहां भी आप assumption लगा रहे हो, जहां जहां भी आपको assumption लेनी पड़ रही है, उसको आपको स्टेट करके आना है। वो आपके आंसर शीट जो आपको मिलती है, सॉरी क्वेश्चन जो पेपर मिलता है उसके इंस्ट्रक्शन में आप कभी देखोगे तो वहां लिखा हुआ मिल जाता है वेरेवर सुटेबल assumption जहां पे भी लगानी पड़ रही है वहां आप लगाओ और उसको स्टेट करके आओ। ठीक है, अब दिक्कत वही है, जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल एग्जाम इवैल्यूएशन के ऊपर काफी सारे वैलिड इश्यूज रेज हो रहे हैं। ऑल्दो मैंने उस पर कभी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैंने सोचा और सारे टीचर्स वीडियो बना रहे हैं तो मैं सेम ही बात रिपीट क्यों करूं एक और वीडियो में, है ना, सेम कंटेंट में बार बार क्यों डालूं। आप लोग ऑलरेडी इस बात से अवेयर हो गए कि क्या इश्यूज रेज हो रहे हैं, तो बिल्कुल वैलिड इश्यूज है। तो अब यहाँ इशू यही आ जाता है कि अब जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा तो उसको मार्किंग स्कीम क्या मिलेगी, उस मार्किंग स्कीम में क्या assumption लग रखी होगी, और अगर एग्जामिनर कोई ऐसा निकला जो बिल्कुल दिमाग बंद करके चेक कर रहा होगा तो वो तो ध्यान देगा ही नहीं कि आपने क्या assumption लिया है, कि आपका assumption ठीक है कि नहीं। सपोज अब यहां पे तो मैंने assumption ले लिया कि 40,000 की परचेज जो हुई है वो साल की शुरुआत में हुई है और इसलिए उस assumption के बेसिस पे मैंने 40,000 पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। लेकिन अगर आप assumption ले लो कि 40,000 की परचेज हमने साल के अंत में की है, लास्ट डेट पे की है, तो उस केस में तो आप डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन सिर्फ 1,60,000 पे करोगे। और वो assumption गलत नहीं है, assumption बिल्कुल वैलिड है भाई, assumption कुछ भी हो सकती है। तो आप वो assumption लेके अपना आंसर करके आओगे तो आपकी बैलेंस शीट अल्टीमेटली टैली करेगी, सब ठीक होगा। बस दिक्कत यह है कि बैलेंस शीट का टोटल और नेट प्रॉफिट का जो आंसर है वो आपके आंसर शीट से मैच नहीं करेगा अगर इंस्टीट्यूट ने कोई दूसरी assumption लगा रखी होगी तो। अब वही बात है, अगर एग्जामिनर दिमाग बंद करके आंख बंद करके चेक करेगा तो वो तो देखेगा कि भाई आपकी assumption अलग है, इंस्टीट्यूट की assumption अलग है, मार्किंग स्कीम में assumption अलग है, तो वो आपको हो सकता है नंबर ना दे। राइट, तो ये इशू है। अब मैं क्या बोल सकता हूं, हम लोग कहीं ना कहीं सबके सब टीचर्स और आप स्टूडेंट्स भी हेल्पलेस हो इन इश्यूज पे, और इसी वजह से सारी चीजें चल रही है, जो इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं, जो भी इसके ऊपर लड़ाई चल रही है वो चल रही है। तो आप चिंता मत करो, आप ये मानो कि आप अगर आप कंफ्यूज होते हो इस केस में, इस तरह के सवाल में एग्जाम में, तो आप इसमें अपनी assumption अप्लाई कर लेना। जो भी आपको assumption लॉजिकल लगती है वो assumption आप अप्लाई कर देना। बस उसको ध्यान रखना कि assumption को स्टेट जरूर करके आओ। राइट, तो मैं देखो कैसे assumption स्टेट कर रहा हूं, इसी प्रकार से आप जो भी assumption ले रहे हो उसको स्टेट जरूर करना। ठीक है, तो जैसे हमने पहली assumption क्या लगाई थी कि जो हमने 14,000 की सेल परचेज करी फर्नीचर की, वो हमने सेम डेट पे करी। तो देखो आप कैसे लिखोगे इसको, अपनी बात को एक्सप्लेन कैसे करोगे।
इट हैज बीन अज्यूम्ड, ठीक है। और मुझे पता है इसकी वजह से वीडियो लेंदी हो जाएगी, लेकिन मैं जानबूझ के आपको सारी चीजें कवर करा के चलना चाहता हूं। आपको जितना हो सके अपनी तरफ से मैं कोशिश करना चाहता हूं कि आप लोग सेफ साइड पे रहो। तो इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट परचेज एंड सेल of table of rupees 14,000 has been done has been done on the same date and hence no depreciation has been considered on this purchase. ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी अजम्पशन लगा के आ सकते हो क्या, आना है, आ सकते हो अभी नहीं बोलूंगा, आना है। इवन तो आपके स्टडी मटेरियल के आंसर में उन्होंने स्टेट नहीं कर रखा जो उन्हें करना चाहिए था। अगर आप क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं रख रहे तो एटलीस्ट अपने आंसर में तो क्लैरिटी रखो। अपने आंसर में तो स्टूडेंट्स को क्लियर करके चलो कि भाई हमें यहाँ पे कुछ अजम्पशन लगानी पड़ रही है ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ना तो उन्होंने क्वेश्चन में कोई क्लैरिटी दे रखी है, ना तो उन्होंने आंसर में कोई क्लैरिटी दे रखी है। तो लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको सारी क्लैरिटी देते हुए चलूं। तो दूसरा अजम्पशन भी लिख लेते हैं। इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट टाइपराइटर ऑफ रुपीज, टाइपराइटर था क्या कोई और था देख लेना एक बार, ठीक है। टाइपराइटर ही था अगर मेरे को सही याद है, जो भी था आप लिख लेना। इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट टाइपराइटर ऑफ रुपीज 40,000 has been purchased on the first day या फर्स्ट डेट भी लिख सकते हो ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी लिख सकते हो, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली आप बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एकदम यही वर्ड लिख के आना है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी लिख सकते हो। एंड हेंस depreciation for full year, पूरे साल की depreciation has been considered on this purchase, ठीक है। तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि मैं इससे ज्यादा क्लैरिटी आपको नहीं दे सकता, है ना। आपके मन में आएगा सर हमें कैसे पता लगेगा कि क्या अजम्पशन लेनी है, बट अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब क्वेश्चन ही ऐसा है तो मेरे हाथ में भी नहीं है। तो मैंने इसलिए आपको इंस्टीट्यूट की अजम्पशन जो उन्होंने ले रखी है आंसर में वो लिखवा दी, ताकि थोड़ा सा आप लोग क्लियर रह पाओ, ठीक है। चलो, सबसे ज्यादा डिस्कशन करने वाला यही पॉइंट था, इसलिए मैंने इस पर टाइम दिया क्योंकि इसमें ये वाली कंफ्यूजन आ रही थी। अब इसके आगे तो जो भी क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, और यहां इससे आगे सारी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा डिफेक्ट बस इसी एरिया में था जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो अभी क्या आपका काम खत्म हो गया है? नहीं, या एक काम करे क्या, एक काम करते हैं हम लोग अभी सारी वर्किंग कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग सारी चीजों को लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन वगैरह हम लोग बाद में इसको अपने फाइनल अकाउंट्स में ले लेंगे। तो अभी मैं अपनी रिमेनिंग वर्किंग में आता हूं। या चलो साथ साथ में इसे करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना लेता हूं, ठीक है। फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चीजें डाल सकता हूं। तो अब मैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना लेता हूं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। चलो आ जाओ, आप अपना क्वेश्चन खोलो और साथ साथ मेरे ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। तो सबसे पहले देखो, आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको ट्रायल बैलेंस में 6,20,000 का, 6,20,000 का, ठीक है। ओके, फिर आपको देखो दे रखे हैं परचेज,
परचेज, लेकिन जल्दबाजी में परचेज आप लिख के मत आ जाना बाहर, अभी लिखना अंदर, क्योंकि इसमें हमें कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा। क्या प्लस माइनस करना पड़ेगा? एक तो इसमें माइनस करोगे परचेज रिटर्न को, क्योंकि आपको ट्रायल बैलेंस में परचेज रिटर्न भी दे रखी है और ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा नेट परचेज और नेट सेल जाता है, ये आप लोगों को पता है। तो 26,000 का आपका एक तो दे रखा है परचेज रिटर्न। इसके अलावा जो हमने टाइपराइटर खरीदा था, जो हमने टाइपराइटर को खरीदा था उसको हमने परचेज में ऐड कर दिया था, परचेज में डेबिट कर दिया था, जो कि लेकिन टेक्निकली परचेज है नहीं, तो हमको उसको भी तो हटाना पड़ेगा। तो 40,000 का जो टाइपराइटर हमने परचेज में इंक्लूड कर रखा है नालायकों की तरह, वो हमें अब हटाना पड़ेगा यहां पे। ठीक है, तो अब हमारी फाइनल नेट परचेज सही वाली आ जाएगी बैलेंस शीट में, नॉट बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो कितनी आ रही है? 13,34,000, 13,34,000। ठीक है जी। सिमिलरली सेल्स, तो सेल्स भी जल्दबाजी में फिगर मत लिख के आ जाना बाहर। तो सेल्स ट्रायल बैलेंस में दे तो रखी 23 लाख की, लेकिन इसमें से एक तो आपकी कुछ सेल्स रिटर्न है। सर कितनी की सेल्स रिटर्न है देख लेना, ट्रायल बैलेंस में दे रखा है आई थिंक 42,000 की, 42,000। और अगेन एक हमने अपना फर्नीचर जो सेल किया था, जो टेबल हमने सेल करी थी, वो हमने सेल में ऐड कर दी थी, सेल में इंक्लूड कर दी थी नलायकों की तरह। तो अब हमें वो सेल में से हटानी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज नॉट सेल्स, ये तो एसेट की सेल है, कोई हमारी नॉर्मल सेल थोड़ी ना है, तो ये हमको हटानी पड़ेगी। तो ये दोनों भी चीजें आप हटाओगे तो अब आपकी सही वाली सेल्स आ जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में। तो कितनी आ रही है? 42 माइनस 14, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 22,44,000। ठीक है, थोड़ा सा ना इसको इधर लिख लेते हैं, बहुत चिपक गया इधर। ठीक है, तो मेरी तरह आप लोग अनटाइडी काम मत करना, आप लोग अपने रजिस्टर्स में साफ साफ करना। ओके, चलो। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है आपको एडजस्टमेंट में, तो क्लोजिंग स्टॉक तो ले लो यार डायरेक्टली, यहां पे तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, तो डायरेक्टली आप अपना क्लोजिंग स्टॉक ले लोगे 4,40,000 का। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके डायरेक्ट एक्सपेंस एक दे रखा है फ्रेट ऑन परचेज। ठीक है, तो ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन पढ़ते हुए कि फ्रेट ऑन परचेज क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये हो जाएगा 26,000। अच्छा, मैं अगर क्वेश्चन में फ्रेट ऑन सेल्स लिखा होता, अगर क्वेश्चन में फ्रेट ऑन सेल्स लिखा होता, तो क्योंकि वो सेल से रिलेटेड एक फ्रेट है, तो वो आपका एक सेलिंग एक्सपेंस हो जाता, दैट इज वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता। तो बहुत केयरफुल रहना, आपको शब्दों में उलझा सकता है इंस्टीट्यूट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट का जो भी सवाल होगा, एग्जाम का जो सवाल है, आपको शब्दों में उलझा सकता है, लेकिन अपना कॉमन सेंस का जो दरवाजा है दिमाग में, उसको खुला रखना, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो फ्रेट ऑन सेल, सेल से रिलेटेड खर्चा है, सेलिंग का खर्चा है, तो वो आपका इनडायरेक्ट खर्चा होगा। बट फ्रेट ऑन परचेज क्योंकि परचेज से रिलेटेड खर्चा है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड करते हैं, तो क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का या कॉस्ट ऑफ स्टॉक का हमारा जो है वो पार्ट बन जाता है। ठीक है, चलो। तो ये सब कारनामे करने के बाद आई थिंक अब हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट तो सर क्लोज कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट ही आने वाला है इसमें, देख लेना आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा। तो कितना आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल? तो ये आ रहा है कितना? 26,84,000 शायद, 26,84,000। तो 26,84,000 में से 620, 1334 माइनस 26, 7,04,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट बच रहा है। इसको आप कहां लेके जाते हो? इसको आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी बाय ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, 7,04,000। चलिए जी, ठीक है, तो यहां तक तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ कर लिया होगा, तो अब करते रहना। तो सबसे पहले अब हम पीएनएल अकाउंट बनाना क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो डेप्रिसिएशन की हमने कैलकुलेशन कर ली वर्किंग नोट 1 में, उसको हम यहां पे डाल देते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं वर्किंग नोट 1। तो कितना डेप्रिसिएशन हमने निकाला था सर? 1,20,000 का, 1,20,000 का। ठीक है, अच्छा, अब अपनी एडजस्टमेंट देखना शुरू करूं। सेकेंड एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की, वो हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया।
ठीक है, इसके अलावा बैलेंस शीट में आएगा, वो बाद में डाल देंगे, कोई बात नहीं। थर्ड में बोलता है 2 months रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग। चलो, तो गोडाउन रेंट पे हम लोग बात कर लेते हैं। क्या टर्म यूज कर रखी है उन्होंने? रेंट फॉर गोडाउन। ठीक है, हम गोडाउन रेंट लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोडाउन रेंट, ठीक है। तो गोडाउन रेंट आपको दे कितने का रखा है? 55,000 का ट्रायल बैलेंस में। लेकिन आउटस्टैंडिंग जो खर्चा होता है वो हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट आप कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहीं चाहे कर लो, चाहे वर्किंग नोट में कर लो, जैसा आपको ठीक लगे। देखो, मैं कह रहा हूं सर 55,000 का जो रेंट है, 55,000 रेंट है, ये कहीं ना कहीं मैंने कितने महीने के लिए पे किया है? सिर्फ 10 महीने के लिए, क्योंकि 2 महीने का तो अभी आउटस्टैंडिंग है। तो अगर 10 महीने का खर्चा 55,000 रुपए है, तो 2 महीने का खर्चा कितना होगा? लगा दो अब अपनी सिंपल यूनिटरी मैथ्स। तो ये कितना आ रहेगा? 5500 इंटू 2, ये आ रहा है 11,000। ये आ रहा है 11,000। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया मेरा 11,000, और जो फाइनल टोटल खर्चा मेरा साल का आएगा वो आएगा 66,000। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन सिंपल है, बच्चों वाली मैथ्स है वैसे तो, मैं उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये भी हो गया। और आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी लाइबिलिटी साइड में जाएगा, वो हम बाद में डाल देंगे, कोई बात नहीं। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहे हैं, आ जाओ। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ करके था, तो मैं खाली इंटरेस्ट ऑन लोन लिख लेता हूं। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन मैं चाहे तो वर्किंग नोट में दिखा देता हूं, नहीं तो यहां बहुत ज्यादा खिचड़िया पक जाएगी, तो इसकी कैलकुलेशन में वर्किंग नोट में कर देता हूं। तो आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय विश्वनाथ। ठीक है, तो मुझे बताओ इंटरेस्ट फॉर 2019-20 कितना बनेगा? क्या आप निकाल सकते हो? क्या आप इतने समझदार हो कि इसको निकाल लो अपना दिमाग लगा के? बिल्कुल सर, हम इससे ज्यादा समझदार हैं। सर, अगर 3 लाख का लोन है, उस पर इंटरेस्ट रेट बता रखा है सवाल ने 12%, और सवाल ने बोला है कि हमने लोन लिया कौन सी डेट को? 1 मई को लोन लिया, तो यानी कि करंट ईयर में कितने महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए? 1 मई से लेकर 31 मार्च गिन लो, यानी 11 महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए। तो ये निकाल लो कितना आया। तो 3 लाख का 11% निकाल लेता हूं, तो ये कितना आ रहा है? 33,000। लेकिन इसमें से पेड कितना है? हमने इसमें से पे कितना करा है? ये ट्रायल बैलेंस में दे रखा है। तो ट्रायल बैलेंस में नजर मारोगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको दिख जाएगा कितना? 27,000 का। तो बनता है करंट ईयर का 33,000 का, लेकिन उसमें से पे सिर्फ 27,000 किया है। इसका मतलब कितना अभी आउटस्टैंडिंग है? 6,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, अब इस बात को मैं अपने पीएनएल में कैसे दिखाऊंगा? इस बात को मैं अपने पीएनएल में कैसे दिखाऊंगा? तो मैं बोलूंगा भाई इंटरेस्ट ऑन लोन दे तो रखा है 27,000 का, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को वर्किंग नोट 2 लिख देता हूं। तो हमने पे करा है 27,000 का, लेकिन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है जो कि मैंने वर्किंग नोट नंबर 2 में निकाला, कितने? 6,000 का। तो मेरा साल का इंटरेस्ट कितना बन गया? 33,000 का। सिंपल हो गया, ये वाला एडजस्टमेंट भी खत्म। ऑफ कोर्स आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लाइबिलिटी में आएगा, वो मैं बाद में डाल दूंगा। फिफ्थ में कह रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की एडजस्टमेंट कुछ, तो आ जाओ हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाले को भी कंसिडर कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप एक अकाउंट बना देना, एक लेजर बना देना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है, तो आ जाओ। फटाफट से एक छोटा सा इसका लेजर बना देते हैं और इसको डील कर लेते हैं। एक मिनट, इसको मैं ठीक कर देता हूं। ठीक है जी,
तो सबसे पहले आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है प्रोविजन का, ये आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है। तो जल्दी से नजर मारो ट्रायल बैलेंस में और कितना प्रोविजन है देख के बताना। 30,000, 30,000 का, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको और क्या सिखाया था कि जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होता है, इसमें हम लोग बैड डेट्स ट्रांसफर कर देते हैं और सारे बैड डेट्स ट्रांसफर करते हैं, चाहे वो एग्जिस्टिंग हो ट्रायल बैलेंस में आ रहा हो, चाहे वो नया बैड डेट हो जो नीचे इंफॉर्मेशन में दे रखा हो। तो इस सवाल में एडिशनल बैड डेट तो कुछ है नहीं, नया बैड डेट तो कुछ है नहीं, बट एक पुराना बैड डेट आ रहा है जो आपके ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है, जो कि कितने रुपए का है अगर मैं देखूं तो ये है आपका 20,000 का। तो ट्रायल बैलेंस में देखना 20,000 का एक बैड डेट आ रहा है, तो वो हम लोग यहां पे ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, क्लोजिंग वाले को हम यहां पे लेंगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। अब ये आप कैसे लोगे, तो इसको कैलकुलेट करने का मैंने क्या तरीका बताया था कि डेटर्स जो दे रखे हो ट्रायल बैलेंस में वो लो। तो डेटर्स कितने दे रखे हैं ट्रायल बैलेंस में, डेटर्स दे रखे हैं आपको 8,60,000 के। इसमें से माइनस कर दो न्यू बैड डेट, इसमें से माइनस करना है न्यू बैड डेट, लेकिन न्यू बैड डेट तो सवाल में है नहीं, तो वो माइनस करने की जरूरत ही नहीं। तो इसका डायरेक्टली आप निकाल लो 5%, क्योंकि रेट उसने बता रखा है 5% का, ठीक है, समझ गए। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, मेरे ख्याल से आएगा 43,000, 43,000 बस। तो ये टोटल आ रहा है 63,000। तो अब जो मेरी बैलेंसिंग फिगर आती है उसको मैं बोल देता हूं बाय पीएनएल। तो मेरी बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है 33,000 की, इसको मैं बोल दूंगा बाय पीएनएल, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप कॉन्सेप्ट से इसको लिंक कर पाए होंगे। तो अब इसको बस पोस्ट कर देता हूं मैं अपने पीएनएल में, आ जाओ। तो हम यहां पे क्या लिख देते हैं, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 33,000, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, और कौन सी एडजस्टमेंट दे रखी है, 6th में उसने इंश्योरेंस प्रीमियम की एडजस्टमेंट दे रखी है। आ जाओ, टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपका है कितने का 40,000 का, ट्रायल बैलेंस में 40,000 का दे रखा है, लेकिन इसमें से कुछ तो हमारा लाइफ इंश्योरेंस है प्रोप्राइटर का, जो कि पर्सनल नेचर का खर्चा है, कितने का है, अच्छा नहीं 40,000 नहीं 55,000 है ना इंश्योरेंस, 55,000 है। तो 55,000 का इंश्योरेंस दे रखा है ट्रायल बैलेंस में, लेकिन इसमें से 40,000 तो प्रोप्राइटर का लाइफ इंश्योरेंस का खर्चा है, तो वो माइनस कर देंगे। और रिमेनिंग खर्चा उसने बोल रखा है कि हमने 15 महीने का पे कर रखा है, यानी कुछ ना कुछ प्रीपेड इंश्योरेंस होगा, तो प्रीपेड का खर्चा हम लोग माइनस करते हैं। तो अब वो कैसे निकालोगे आप, तो रिमेनिंग खर्चा है 15,000 का, जो कि 15 महीने के लिए मैंने पे कर रखा है, और प्रीपेड वाला पार्ट कितना है 3 महीने का, बस निकल के आ गया आपका। तो ये कितना आ रहा है 3,000 आ रहा है मेरे ख्याल से। तो अल्टीमेटली कितना खर्चा मेरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा 12,000, 12,000, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे करना है। तो और कुछ है क्या, मेरे ख्याल से सारी एडजस्टमेंट हमने ले ली। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको ट्रायल बैलेंस में नजर मारना है, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी बच गई खर्चे वर्चों की या इनकम की, वो आपको अब डालती रहनी है, ठीक है। तो अब आप अपना ट्रायल बैलेंस को ऊपर से देखते हुए चलना। तो देखो, कैश इन हैंड यहाँ नहीं करना, कैश एट बैंक यहाँ नहीं करना, सन्ड्री डेटर्स यहाँ नहीं करना, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक डाल चुके हैं, फर्नीचर फिक्सचर का डेप हो गया, इक्विपमेंट बिल्डिंग मोटर कार सब डेप्रिसिएशन ले लिया, क्रेडिटर यहाँ नहीं डालना, लोन यहाँ नहीं डालना, प्रोविजन फॉर बैड डेट ले लिया, परचेज ले लिया, परचेज रिटर्न ले लिया, सेल्स ले लिया, सेल्स रिटर्न ले लिया। अब आपका देखो सैलरीज आ रहा है 1,10,000 का, तो ये हमको यहां पे डालना होगा। तो सैलरीज आ जाएगा 1,10,000, ठीक है। रेंट हमने ले लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन ले लिया, रेट्स एंड टैक्सेस शायद नहीं लिया, तो ये हमें यहां डालना पड़ेगा, ये खर्चा है रेट्स एंड टैक्सेस। तो ये कितना है 21,000, ठीक है। फिर डिस्काउंट अलाउड, ये भी आपका एक खर्चा होता है, डिस्काउंट अलाउड, तो ये कितना दे रखा है 24,000,
डिस्काउंट रिसीव 16,000, ये इनडायरेक्ट इनकम होती है, तो इसको मैं पीएनएल के क्रेडिट साइड पे दिखा दूंगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 16,000। फिर फ्रेट ऑन परचेज तो डायरेक्ट था, वो हमने डाल दिया था। कैरेज आउटवर्ड्स दे रखा है, ये इनडायरेक्ट खर्चा है, तो ये मैं यहां पे लूंगा टू कैरेज आउटवर्ड्स। तो कैरेज आउटवर्ड्स कितना है? 20,000, 20,000। ठीक है। ड्राइंग से आने आना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये खर्चा है, तो ये आ जाएगा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना है? 1,20,000, नहीं 18,000 है। 1,20,000 तो ड्राइंग है, 18,000 है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये भी आपका खर्चा है, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है? 22,000, तो ये भी हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम ले लिया। जनरल ऑफिस एक्सपेंस ये आपका खर्चा है, तो टू जनरल ऑफिस एक्सपेंस। ये कितना दे रखा है? देख लेता हूं ध्यान से, फिर गलत लिख दूंगा नहीं तो। 30,000 ये हो गया। बैड डेट्स को लेना नहीं, ध्यान रखना बैड डेट्स, क्योंकि हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में डाल चुके हैं, तो इसको यहां नहीं लेना, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट में भी बता चुका हूं। इसके अलावा बैंक चार्जेस और मोटर कार एक्सपेंसेस ये आपको और दे रखे हैं, तो बैंक चार्जेस। ठीक है। मोटर कार एक्सपेंस, बस मोटर कार लिखा है, इसलिए ये मत कहना कि सर मोटर कार में डाल देंगे हम लोग, नहीं, ये आपका नॉर्मल कुछ रिपेयर का खर्चा होगा मोटर कार का, तो गाड़ी का हमने सर्विसिंग कराई होगी, कुछ कराया होगा, जो भी है, तो उसका खर्चा है ये। ठीक है। तो मोटर कार एक्सपेंसेस, तो बैंक चार्जेस हैं 16 और ये है 36। ठीक है। तो एक काम करना है, एक छोटा सा करेक्शन कर लेना यहां पे। फ्रेट ऑन परचेज की गलत फिगर चली गई। फ्रेट ऑन परचेज कितना है? 12,000 है। तो अब मेरा जीपी कितना आ रहा है? तो मेरी जीपी गलत आ गई थी, -620 -1334 -12। -1334 तो जीपी आ रही है 7,18,000। ठीक है। तो एक करेक्शन कर लेना, 7,18,000। ठीक है। चलो अब नेट प्रॉफिट देखते हैं कितना बच रहा है। खर्चे तो मेरे ख्याल से मैंने सारे डाल दिए, तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 7,34,000 आ रहा है। ठीक है। तो अब इसमें से माइनस कर देते हैं 734 में से सारे खर्चे, तो मैं देखता हूं -120 -66 -33 -33 दोबारा -12 -1,10,000 -21 -24 -20 -18,000 -22,000 -30,000 -16 -36। तो ये कितना आ रहा है? तो नेट प्रॉफिट मेरा बच रहा है कितना? 1,73,000। तो इसको मैं बोल देता हूं नेट प्रॉफिट, और इसका होता क्या है? ये ट्रांसफर हो जाता है कहां पे? कैपिटल पे। ठीक है। ट्रांसफर टू कैपिटल। ठीक है। आ जाओ बैलेंस शीट पे आ जाओ। तो बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं। तो बैलेंस शीट में हमेशा स्टार्ट करो विथ कैपिटल। जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। कैपिटल कितनी दे रखी है? 16,20,000। तो अंदर लिखना 16,20,000। अब इसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट्स प्लस माइनस करना है, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट ही प्लस कर देता हूं 1,73,000। ठीक है। माइनस करो ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितनी दे रखी थी सवाल में? ड्रॉइंग्स आपको दे रखी है 1,20,000। तो 1,20,000 की ड्रॉइंग्स हो गई।
और याद रखना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ पे करा हमने, वो यहां पे माइनस हो जाएगा। प्रोप्राइटर का बेसिकली जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था वो 40,000 यहां पे माइनस हो जाएगा। तो अब देखो आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही है बैलेंस शीट में जो जाएगी, 1620 173 माइनस 120 माइनस 40, तो ये आ रही 16,33,000। हो गया। चलो अब अपना ट्रायल बैलेंस से देखते हुए चलना, और जो भी हमने एडजस्टमेंट्स कर रखी है उसको भी हमें याद रखना है। तो एक तो आपको लोन दे रखा है, लोन फ्रॉम विश्वनाथ, तो लोन कितने अमाउंट का है, 3 लाख का है। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस में देखो अभी एडजस्टमेंट्स वाले आइटम्स डाल दूंगा, और क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं शायद, हाँ 4,30,000 के सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, 4,30,000, ये भी हो गया। और कुछ है क्या, नहीं और तो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मेरे जो आउटस्टैंडिंग खर्चे वगैरह थे वो मैं ले लेता हूं, तो वो मैं पीएनएल से देखते हुए चलता हूं। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग रेंट था 11,000 का, वो डाल दो, आउटस्टैंडिंग रेंट 11,000। और फिर इंटरेस्ट भी एक आउटस्टैंडिंग था, वो भी डाल दो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ये कितना निकाला था हमने, 6,000। ठीक है, तो मेरे ख्याल से लाइबिलिटी में तो इतना ही आएगा, लाइबिलिटी में इतना ही आएगा, और कुछ मेरे को नहीं लगता आएगा, बाकी अभी देख लेंगे। अब मैं अपने एसेट साइड पे आ जाता हूं। तो सबसे पहले तो भाई फिक्स एसेट की डिस्क्लोजर कर दो। तो बिल्डिंग जैसे दे रखा है आपको 6 लाख का, बट इसमें हमने डिप्रिसिएशन निकाला था 30,000 का। तो WDV कितनी है मेरी बिल्डिंग की जो जाएगी, 5,70,000। सिमिलरली मोटर कार, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन हमने मोटर कार पे लिया था, तो मोटर कार लिख लेना 2 लाख माइनस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितनी निकाली थी इसकी हमने, आई थिंक 40,000 की, तो वो माइनस कर देना, तो आ जाएगा 1,60,000। राइट, ओके। ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है, पर ध्यान से लिखना, ऑफिस इक्विपमेंट दे तो रखा है 1,60,000 का, लेकिन हमने परचेज भी करी थी, तो टोटल ऑफिस इक्विपमेंट अब मेरी 2 लाख की हो गई। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते, तो डेप्रिसिएशन कितना निकाला था इस पे हमने, 30,000 का, तो 1,70,000 यहां पे आ जाएगा, 1,70,000। फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर अगेन याद रखना 2,14,000 दे रखा है, लेकिन इसमें से 14,000 बिक चुका है, तो अब फर्नीचर मेरा फर्नीचर कितने रुपए का बच रहा है, 2 लाख का। इसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है, तो डेप्रिसिएशन कितना निकाला था, 20 का, तो बाहर कितनी फिगर आ गई, 1,80,000। इतना क्लियर हो गया, ओके। फिर आपको सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं, वो ले लो। तो सन्ड्री डेटर्स कितने के दे रखे हैं आपको सवाल में, 8,60,000 के, 8,60,000। इसमें से हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को माइनस करना है, और क्लोजिंग वाला याद रखना। तो क्लोजिंग में हमने कितना लिया था, 43,000, तो नेट डेटर्स मेरे कितने आ गए, 8,70,000। उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक तो दे ही रखा था आपको सेकंड पॉइंट पे, कितना, 4,40,000 का। ये तो मैं एज इट इज लिख दूंगा, यहां तो कोई दिमाग नहीं मारना। चलो इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक हमने प्रीपेड इंश्योरेंस का रखा है, वो एक मेरे लिए एसेट है, तो वो मैं डाल देता हूं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना निकाला था हम लोगों ने, 3,000 का। ठीक है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस भी हो गया। और इसके अलावा आपके कैश के बैलेंसेस है, तो कैश एट बैंक और कैश इन हैंड।
तो कैश एट बैंक देख लो, ट्रायल बैलेंस में कितना दे रखा है, 14,000, और कैश इन हैंड कितना दे रखा है, 26,000। ठीक है, तो एक बार नजर मार लेता हूं कोई एसेट रह तो नहीं गया। अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, कैश इन हैंड 14,000 है, चलो उल्टा हो गया ये। तो कैश एट बैंक है कितना, 26,000, और कैश इन हैंड कितना है, 14,000। अब ठीक हो गया। ठीक है जी, तो आई थिंक सारे एसेट्स तो आ गए हैं, सारे एसेट्स हो गए हैं। तो अब मैं बैलेंस शीट का टोटल कर लेता हूं, क्या हमारा टोटल ठीक आ रहा है। तो 1633 प्लस 3 लाख प्लस 430 प्लस 11 प्लस 6। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 23,80,000। तो एसेट साइड का भी वैसे सही आना चाहिए, 570, 160, 170, 180, 817, 440, 3,000, 26,000, 14,000। यस, ठीक है, तो एसेट साइड का टोटल भी आ गया 23,80,000। राइट, तो देखो ये था आपका पूरा बड़ा क्वेश्चन, जो मिनिमम आई थिंक 15 मार्क्स का तो आएगा अगर आपके एग्जाम में आएगा, अच्छी खासी वेटेज रखेगा जब भी एग्जाम में आएगा। तो इस तरह के सवाल की आपको अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करनी है। राइट, चलो, तो अब मुझे बड़ा सवाल तो एक ही कराना था आज के लेक्चर में, अब इसके अलावा मैं आपको दो छोटे छोटे एग्जाम के सवाल और करा देता हूं। अब आप आ जाइएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आ जाता है 5 नंबर का, 5 मार्क का। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इससे बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं। पेज नंबर क्या है भाई, पेज नंबर है 7.52। ठीक है, तो पढ़ना इसको, क्या कह रहा है सवाल। सेन गुप्ता एंड कंपनी employs a team of 8 workers who were paid ₹30,000 per month each in the year ending 31st March 2019। तो 31 मार्च 2019 को जो साल खत्म हुआ उसमें इस कंपनी के पास, या प्रोप्राइटर है बेसिकली, तो इस बिजनेस के पास कितने 8 वर्कर्स थे जिसको वो 30,000 रुपए पर मंथ पे करता था। एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2019-20, यानी अगला साल। ठीक है, तो ये तो 31 मार्च 2019 की बात हो गई। अब नेक्स्ट ईयर जो आपका शुरू हुआ 2019-20 का, द कंपनी रेज्ड सैलरीज बाय 10% टू 33,000 पर मंथ ईच। ठीक है, तो वो क्या रहेगी, अभी तक देखो पिछले साल तक तो हम 30,000 की सैलरी पे करते थे, अब इसमें हम लोग 10% की बढ़ोतरी कर देते हैं। तो अगर आप 33,000 में 10% ऐड कर दोगे तो देखना कितना आ जाएगा, 30,000 पे 10% ऐड कर देना तो आ जाएगा 33,000। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो सैलरी दे रखी है, एक तो ये पर मंथ दे रखी है और ये पर इंप्लॉई है या पर वर्कर है। ठीक है, तो 19-20 में अब कितनी सैलरी हो गई पर वर्कर, 33,000 पर मंथ। फिर कहता है ऑन अक्टूबर 1, 2019, यानी साल के बीचों बीच, मतलब अभी 19-20 की बात हो रही है, द कंपनी हायर्ड 2 ट्रेनीज एट सैलरी ऑफ ₹21,000 पर मंथ ईच। इसके अलावा कंपनी ने 2 ट्रेनीज हायर करे, कितनी सैलरी दी उनको, 21,000 रुपए पर मंथ ईच। द वर्कफोर्स आर पेड सैलरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ 1 मंथ इन एरियर्स। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मीनिंग इन्होंने खुद ही आगे बता दिया, तो देखो पूरी लाइन पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। सो दैट द एम्प्लॉइज रिसीव देयर सैलरी फॉर जनवरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुअरी। यानी बेसिकली सिंपल भाषा में जो महीने की सैलरी हो जाती है वो अगले महीने की पहले दिन पे हो जाती है। तो जनवरी की सैलरी फरवरी के पहले दिन में पे होगी, फरवरी की सैलरी मार्च के पहले दिन पे होगी, मार्च की सैलरी अप्रैल के पहले दिन पे होगी, एंड सो ऑन। ठीक है जी, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट व्हाट। तो आपको कुछ कुछ कैलकुलेशंस करनी है, जैसे पहले बोल रहा है अमाउंट ऑफ सैलरीज
which would be charged to profit and loss account for the year ended 31st March 2020। तो बेसिकली 2019-20 का जो आप पीएनएल अकाउंट बनाओगे उसमें आप कितनी सैलरी पीएनएल अकाउंट में डेबिट करोगे। सेकंड में पूछ रहा है अमाउंट एक्चुअली पेड एज सैलरीज ड्यूरिंग 1920। एक्चुअल हमने कैश में कितनी पे करी सैलरी, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज एज ऑन 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2020 को जब बैलेंस शीट बनाएंगे, यानी 19-20 की जो लास्ट एंड की जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी आएगी। ठीक है, तो वैसे तो देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी एक्रूअल कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन करनी है, दैट्स इट, और कुछ भी इसमें नहीं करना। ठीक है, तो फिर भी मैं इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली तोड़ देता हूं ताकि चीजें क्लियर रहे। तो देखो आपको 2 साल की इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक हो गया मेरा 1 अप्रैल 2018 की शुरुआत हुई होगी, जो खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019 को। तो नया साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2020 को, सॉरी 1 अप्रैल 2019 को ही होगा। और ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 2020 को। ठीक है, तो 2 साल की इंफॉर्मेशन है। ये पिछला साल है, ये करंट ईयर है, मैं लिख देता हूं प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल ने बोला आपको कि यहां पे पिछले साल हमारे पास कितने 8 वर्कर्स थे। यहां पे हमारे पास 8 वर्कर्स थे जिनकी सैलरी कितनी थी 30,000 पर मंथ, पर वर्कर, ध्यान रखना पर वर्कर। लेकिन इस साल करंट ईयर में हमने इस सैलरी को बढ़ा दिया, तो अभी भी हमारे 8 वर्कर्स हैं तो अभी भी 8 वर्कर्स, लेकिन अब हमने इनकी सैलरी बढ़ा दी 33,000 पर मंथ। इसके अलावा हमने 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर यहां ले लेता हूं, वैसे साल के बीचों बीच आएगा। 1 अक्टूबर को हमने 2 ट्रेनीज हायर करे, जिनको हमने सैलरी दी 21,000 पर मंथ, अगेन पर ट्रेनी सैलरी है। ठीक है, और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी दे रहा है कि जो भी महीने की सैलरी होती है वो अगले महीने के पहले दिन पे करी जाती है। तो ये आपका क्रक्स है सवाल का। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट में उसने क्या मांगा आपसे, फर्स्ट में उसने मांगा आपसे कि आप निकालो सैलरी टू बी डेबिटेड टू पीएनएल। पीएनएल में हम लोग कितनी सैलरी डेबिट करेंगे 2019-20 की पीएनएल में। चलो, तो ये आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट लगा के करना है। ठीक है, एक्रूअल बेसिस पे कैलकुलेशन करना। तो देखो सबसे पहले आपके 8 वर्कर्स हैं, 8 वर्कर्स हैं, इनको हम सैलरी देते हैं पर मंथ 19-20 में 33,000 की, और टोटल 12 मंथ्स है। तो 8 वर्कर्स की सैलरी कितनी आ जाएगी देख लो, 8 इंटू 33,000 इंटू 12, तो यार 31,68,000 प्लस हमने 2 ट्रेनीज हायर करे साल में, 2 ट्रेनीज हायर करे जिनकी पर मंथ सैलरी है 21,000 की। लेकिन कितने महीनों के लिए देंगे, कितना महीना पड़ रहा है साल में, क्योंकि हमने 1 अक्टूबर को इनको हायर करा, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च ले लेना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीने। तो इनको खाली 6 महीने की सैलरी मिलेगी 19-20 में। तो बताओ कितना सैलरी का खर्चा हो गया। तो इसको मैं जोड़ लेता हूं, 2 इंटू 21,000 इंटू 6, तो यार है 2,52,000। तो बताओ टोटल एक्सपेंस कितना आ जाएगा जो पीएनएल में डालोगे, 34,20,000। तो सैलरी टू बी डेबिटेड इन पीएनएल। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिखाना है, इस तरह से आपको दिखाना है। अच्छा, सेकंड उसने क्या पूछा था, सैलरी पेड इन 2019-20,
कि भाई एक्चुअल में कैश में कितनी सैलरी पे करी, ये मजा आएगा कैलकुलेट करने में। अब यहां पे थोड़ा सा बस कॉमन सेंस और लॉजिक लगाना, ज्यादा कोई टेक्निकल कुछ तो है नहीं। तो देखो हमने कितनी सैलरी पे करी, हमने कितनी सैलरी पे करी ध्यान से देखना। एक तो हमने फर्स्ट अप्रैल को मार्च की सैलरी पे करी होगी, मार्च 20 की सैलरी पे करी होगी, मार्च 2019 की, सॉरी, क्योंकि हम लोग जो पे करते हैं सैलरी, पिछले महीने की सैलरी करंट मंथ में फर्स्ट डे पे करते हैं। तो मार्च 2019 की सैलरी फर्स्ट अप्रैल को पे हुई होगी, ठीक है। और फर्स्ट अप्रैल करंट ईयर में फॉल करता है, फर्स्ट अप्रैल करंट ईयर में 19-20 में फॉल कर रहा है, ठीक है। तो एक तो हमने ये पे की होगी। इसके अलावा मार्च से लेके फरवरी तक की सैलरी पे करी होगी हमने, क्योंकि मार्च 2020 की जो सैलरी होगी वो तो अगले साल पे होगी फर्स्ट अप्रैल को, है ना। तो करंट ईयर में कितनी पे करी होगी, एक तो हमने फरवरी तक की सैलरी पे करी होगी, क्योंकि फरवरी की सैलरी हमने फर्स्ट मार्च को पे करी होगी, और मार्च की सैलरी तो हम अगले साल पे करेंगे फर्स्ट अप्रैल को। तो कितनी सैलरी मैंने एक्चुअली में पे करी ये मैं देख लेता हूं। तो पहले मैं वर्कर्स की बात कर रहा हूं आप लोगों से, तो वर्कर्स की बात कर लेते हैं, आ जाओ। सैलरी ऑफ मार्च 2019 पेड इन अप्रैल, पेड इन अप्रैल। तो कितनी करी हमने ये, तो 8 वर्कर्स हैं, और पिछले साल हम कितनी सैलरी देते थे, 30,000, क्योंकि मार्च तक तो 30,000 की सैलरी होती थी। इनको हमने एक महीने की सैलरी, मतलब मार्च की सैलरी अप्रैल में पे करी। तो ये कितना आ गया, ये आएगा मेरे ख्याल से 2,40,000 प्लस सैलरी ऑफ अप्रैल 2019 टू फरवरी 2020। सिर्फ हमने करंट ईयर में फरवरी 2020 तक की सैलरी पे करी होगी, क्योंकि मार्च 2020 की सैलरी तो फर्स्ट अप्रैल 2020 को पे होगी, यानी अगले फाइनेंशियल ईयर में पे होगी, करंट ईयर में तो नहीं पे होगी। तो करंट ईयर में तो सिर्फ अप्रैल 19 से लेके फरवरी 20 तक की हमने सैलरी पे करी। तो ये कितनी पे करी होगी हमने, 8 वर्कर्स हैं, और करंट ईयर में इनकी सैलरी हो गई 33,000 रुपए पर मंथ। तो अप्रैल से फरवरी देख लेना कितने महीने आते हैं, 11 मंथ, ठीक है। तो ये निकाल लेते कितना आ रहा है, तो 8 इंटू 33,000 इंटू 11, तो ये कितना आ रहा है, 29,04,000 प्लस सैलरी ऑफ इंटर्न्स ऑफ अक्टूबर 2019 टू फरवरी 2020। तो अगर मैं इंटर्न्स की भी बात करूंगा, जो इंटर्न्स हैं हमारे, इनको हमने 1 अक्टूबर को हायर करा था। तो अब हमने इनको करंट ईयर में कितनी सैलरी एक्चुअली पे करी होगी, ठीक है, यहाँ पेमेंट की बात हो रही है। तो अक्टूबर की कर दी होगी, नवंबर की कर दी होगी, दिसंबर की कर दी होगी, जनवरी की कर दी होगी, फरवरी की कर दी होगी। मार्च की तो नहीं करी होगी, क्योंकि मार्च की हम लोग 1 अप्रैल को करेंगे अगले साल। तो करंट ईयर में हमने कितनी सैलरी पे करी ट्रेनीज को, 1 अक्टूबर, यानी अक्टूबर से लेके फरवरी तक की सैलरी पे करी, यानी कितने महीने की, 5 मंथ्स की, 5 मंथ्स की, ठीक है। तो अब कहां गई मेरी कैलकुलेशन, यहां पे आ गई। तो आ जाओ, तो 2 ट्रेनीज हैं, 21,000 की इनकी मंथली सैलरी है, और पेमेंट हमने सिर्फ 5 महीने की करी है करंट ईयर में, यानी फरवरी तक की। तो आ जाओ, इसको कैलकुलेट कर लेता हूं कितना आ रहा है। ये वैसे आ जाएगा 10 इंटू 2 लाख, 2,10,000 आ रहा होगा मेरे ख्याल से, 2,10,000। इसका टोटल डेप्थ देख लो, कितनी हमने सैलरी करंट ईयर में पे करी, 2,40,000, 29,04,000 प्लस 2,10,000, 33,54,000। तो इसको लिख देना, टोटल सैलरी पेड इन 2019-20,
2019-20। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट भी डन। और थर्ड पार्ट तो भाई बहुत इजी है, थर्ड पार्ट तो बहुत इजी है, सेकेंड पार्ट से रिलेटेड है, आप एक प्रकार से समझ लो। थर्ड पार्ट में उसने पूछा हुआ है, बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी होगी ऑन 31 मार्च 2020। यानी जब हम 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी दिखाएंगे। तो ये तो बहुत इजी यार, सिंपल है। आउटस्टैंडिंग सैलरी आप कौन से महीने की दिखाओगे, मार्च 2020 की हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगी, है ना। क्योंकि मार्च 2020 की जो सैलरी है वो हम अगले साल 1 अप्रैल को पे करने वाले हैं। यानी जब 31 मार्च की हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो मार्च की सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग रहेगी। तो बस यही है आपकी। तो मार्च 2020 की आप एक महीने की सैलरी निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बस आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ वर्कर्स ऑफ मार्च 2020। तो कितने 8 वर्कर्स हैं, 33,000 की सैलरी है और एक महीने की सैलरी लेनी है, मतलब मार्च की लेनी है तो एक महीने की सैलरी हो गई 8 इंटू 33। तो ये कितना आ रहा है 2,64,000। बिल्कुल सेम वे में आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ वर्कर्स सॉरी ऑफ ट्रेनीज, नॉट वर्कर्स, ट्रेनीज। तो 2 ट्रेनीज हैं, 21,000 की इनकी मंथली सैलरी है और एक महीने की ले रहे हैं, ठीक है, ऑफ मार्च 2020 की सैलरी ले रहे हैं, तो 1 मंथ। तो बस ये कितना आ जाएगा 42,000। तो टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 3,06,000, 3,06,000। तो ये क्या था, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। ठीक है, बस यही निकालना था इस सवाल में। ठीक है, तो इसी तरह का एक और सवाल दिखाता हूं आप लोगों को। तो अब आना आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी एक और आपका एग्जाम का 5 नंबर का छोटा सवाल है। ठीक है, क्या कहता है सवाल, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। मिस्टर कोटरीवाल इज इंगेज इन बिजनेस ऑफ सेलिंग मैगजीन्स। तो कोई मिस्टर कोटरीवाल है जो मैगजीन्स बेचने में इन्वॉल्व है। सेवरल ऑफ हिज कस्टमर्स पे मनी इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग हिज मैगजीन्स। तो कई सारे इसके कस्टमर्स ऐसे हैं जो उसको एडवांस में पैसा दे देते हैं मैगजीन्स का। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी वही 2019-20 की कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। हैज बीन गिवन बिलो, क्या क्या इंफॉर्मेशन है। ऑन 1 अप्रैल 2019 he had a balance of ₹2 lakh एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। तो ओपनिंग डेट पे एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स का बैलेंस कितना था, 2 लाख रुपए का। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स क्या है हमारे लिए, बिजनेस के लिए क्या होगा, पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो। अगर मेरे कस्टमर्स मुझे कुछ एडवांस में पैसा दे रहे हैं तो ये मेरे लिए क्या होती है, ये मेरे लिए होगी लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये उम्मीद है समझते होंगे आप लोग। ठीक है, तो बेसिकली इस लाइबिलिटी की आपको जो एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स की जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपको दे रखा है 2 लाख रुपए का ऑन 1 अप्रैल 2019। आगे क्या कहता है, ऑफ विच ₹1,50,000 इज रिलेटेड टू द ईयर 2019-20। तो 1 अप्रैल 2019 को जो एडवांस का बैलेंस आ रहा है 2 लाख का, इसमें से कहता है 1.5 लाख रुपए तो 2019-20 का है, यानी जिस ईयर की हम लोग कहानी बना रहे हैं, जिस ईयर के लिए हमें काम करना है उस ईयर का है। एंड रिमेनिंग परटेन्स टू ईयर 2020-21, यानी जो रिमेनिंग 50,000 रुपए हैं वो तो और अगले साल के लिए हैं,
है ना, और भी अगले साल 20-21 का एडवांस है, करंट ईयर का एडवांस नहीं है। ठीक है, तो यह मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझ गए होंगे। ड्यूरिंग द ईयर 1920 ही मेड कैश सेल्स ऑफ ₹5 लाख। इसके अलावा एडवांस वगैरह की कहानी छोड़ दो, तो इसके अलावा हमने कुछ कैश सेल्स भी करी अपनी मैगजीन्स के 5 लाख रुपए की। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, क्या क्या आपको कैलकुलेट करना है। एक तो कह रहा है वो टोटल इनकम फॉर द ईयर 1920, 19-20 की हमारी कितनी इनकम होगी, 19-20 की इनकम कितनी होगी। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। बताओ 19-20 की हमारी कितनी इनकम आएगी। इनकम फॉर 2019-20, तो एक तो जो एडवांस है 2 लाख रुपए का, इसमें से जो करंट ईयर का एडवांस है ये मेरी करंट ईयर की इनकम बन जाएगी, क्योंकि 1920 से डील करती है, 1920 से पर्टेन करती है। तो एक तो ये 1.5 लाख रुपए मेरी करंट ईयर की इनकम बन जाएगी। तो इसको मैं लिख लेता हूं, एडवांस रिलेटिंग टू 2019-20। तो एक तो ये 1.5 लाख रुपए मेरी करंट ईयर की इनकम हो गई, प्लस करंट ईयर में जो मैंने कैश सेल्स करे 5 लाख के, ये भी तो मेरी करंट ईयर की इनकम ही मानी जाएगी ना। तो टोटल करंट ईयर की मेरी इनकम कितनी हो गई 1920 की, 6,50,000। सिंपल है। ठीक है, 50,000 मेरी करंट ईयर की इनकम नहीं होगी। ठीक है, 2 लाख में से ये जो 50,000 है ये मेरी करंट ईयर की इनकम नहीं होगी, क्योंकि ये तो अगले साल से बिलोंग करती है, अगले साल को बिलोंग करती है, 20-21 को बिलोंग करती है। हम तो 19-20 की बात कर रहे हैं। तो 2 लाख का जो एडवांस था उसमें से 1.5 लाख की जो एडवांस है वो मेरा करंट ईयर का है, तो वो मैंने अपनी करंट ईयर की इनकम में जोड़ दिया। ठीक है, तो आप नोटिस करोगे खाली हम लोग एक्रूअल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, नथिंग मोर देन दैट। दिस इज जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके अलावा जो कैश सेल हुई वो तो हुई 5 लाख रुपए की, तो मेरी करंट ईयर की टोटल इनकम हो गई 6.5 लाख। इसके अलावा और क्या पूछ रहा है सवाल आपसे, ये तो बहुत इजी सवाल है, होमवर्क में देने वाला सवाल था। वैसे मैं फिर भी डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आ चुका है, तो मैंने सोचा डिस्कस कर लिया जाए। टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इफ द क्लोजिंग बैलेंस इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स इज 1,70,000। तो देखो ओपनिंग बैलेंस तो आपको ये दे रखा है 2 लाख का, और उसने फिर क्लोजिंग बैलेंस दे दिया 1,70,000 का। तो आ जाओ बना लेते हैं। इसके लिए हम लोग एक एडवांस फ्रॉम कस्टमर का अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, इसका एक छोटा सा अकाउंट बना लो। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस यहां पे आएगा बाय बैलेंस बीडी 2 लाख, 2 लाख। इसके अलावा क्लोजिंग बैलेंस यहां आएगा टू बैलेंस सीडी। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बोला था सवाल ने 1,70,000। तो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अच्छा, यहां पे कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर जो 19-20 मतलब जो ये 2 लाख में से 50,000 का एडवांस है जो 20-21 को बिलोंग करता है, ये भी तो क्लोजिंग बैलेंस का पार्ट होना चाहिए, ये भी तो क्लोजिंग बैलेंस में आना चाहिए। तो आपका ये अगर दिमाग में पॉइंट आ रहा है तो बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बिल्कुल हमारे क्लोजिंग बैलेंस में आएगा। लेकिन आपको ये 1,70,000 का जो बैलेंस दे रखा है ये तो टोटल क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ये जो 50,000 रुपए है ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड ही होंगे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे, तो ये नहीं कि आप इसको दोबारा से अलग से दिखा दो, नहीं। ठीक है, तो यस ये पार्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है, बट आपको तो 1,70,000 का टोटल क्लोजिंग बैलेंस ही दे दिया है, यानी इसमें 50,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा अब ओपनिंग 2 लाख में से जो करंट ईयर का इनकम है वो तो हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे करंट ईयर में, राइट। तो ये तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया था। तो 2 लाख के ओपनिंग में से 1.5 लाख रुपए तो करंट ईयर की इनकम थी, ये वाली, तो ये हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये आ जाएगा टू पीएनएल। ठीक है, तो अभी हमने ओपनिंग में लाइबिलिटी दिखा रखी थी, इट इज एज गुड एज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की तरफ देख लो आप इसको, ये 2 लाख मेरा ओपनिंग में था, इसमें से अब करंट ईयर का इनकम जो है 1.5 लाख का वो मैं पीएनएल में डाल दूंगा। ठीक है, अच्छा क्लोजिंग बैलेंस तो दे दिया था सवाल ने, वो मैंने डाल दिया।
तो अब मेरा ये अकाउंट आप क्लोज कर सकते हो। तो टोटल आ रहा है देखो डेबिट साइड का 3,20,000, 3,20,000। ठीक है जी। है ना, तो टोटल आ रहा है मेरा 3,20,000। अब मेरा एक बैलेंसिंग फिगर बच गया यहां पे, कितने का बच गया, 1,20,000 का। तो अब ये बैलेंसिंग फिगर क्या है, यही है बाय बैंक, मतलब कितना एडवांस मुझे करंट ईयर में, मतलब कितना पैसा मुझे कस्टमर से करंट ईयर में मिला। तो लिख लो, करंट ईयर में कस्टमर से कितना पैसा मिला, कितना कैश मिला, लिख दो। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया 1,20,000। तो बस अब सवाल ने क्या पूछा था, सवाल ने पूछा था कि करंट ईयर में कितना पैसा मिला, टोटल मनी रिसीव्ड। तो निकाल लो टोटल मनी रिसीव्ड। टोटल मनी रिसीव का मतलब कहीं ना कहीं पूछ रहा है कितना कैश करंट ईयर में मिला हमें, रोकड़े में मेरे पास करंट ईयर में कितना पैसा आया। तो एक तो मेरे पास आया मनी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कितना आया, 1,20,000 आया। ये मेरे को अकाउंट से पता लग गया जो मैंने अकाउंट बनाया, प्लस मनी रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कैश सेल्स। भाई जो कैश सेल्स मैंने करी उसमें भी तो मुझे कैश मिला ना, कैश सेल्स का मतलब ही वही है कि मेरे को कैश मिला। तो 5 लाख की मैंने कैश सेल्स करी तो इसका भी मेरे को पैसा मिला, तो ये भी ऐड कर दो। तो टोटल कितना आ गया, ये 6,20,000। ये मेरा आंसर है। तो ये तो पिछले सवाल से भी और भी इजी और छोटा सवाल था, लेकिन अगेन एग्जाम में आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है जी। तो बस आज के लेक्चर में ये 2-3 सवाल मुझे करने थे। मेजर जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करना था वो था जो इलस्ट्रेशन मैंने बड़ा वाला आपके साथ डिस्कस किया वो करना था, जिसमें हमने अच्छे से ऑलमोस्ट आई थिंक 1 घंटा या 1 घंटे से शायद ज्यादा ही लगा दिया। तो ये मेरे को मेजरली डिस्कस करना था। तो एक इसी प्रकार से नेक्स्ट लेक्चर में भी हम देख लेंगे कुछ अपना, अगर कोई क्वेश्चन बच गया हो तो वो कर लेंगे। और एक छोटा सा आपका प्रोविजन एंड रिजर्व का कॉन्सेप्ट बच गया, जो वैसे तो क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है बट यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है, तो वो एक वो वाला कॉन्सेप्ट और हम कवर कर लेंगे। तो आई टारगेट माई ऑब्जेक्टिव इज टू कंप्लीट दिस यूनिट। ठीक है, अभी फाइनल अकाउंट से बच रहा है पूरा, लेकिन ये जो पर्टिकुलर यूनिट है ये मेरा टारगेट है नेक्स्ट लेक्चर तक खत्म करने का। ठीक है, तो आज मेरे पास होमवर्क तो कुछ नहीं है सच देने के लिए आपको, तो आप रिवाइज कर लेना। और आज जो मैंने बड़ा सवाल करा, कौन सा सवाल था, इलस्ट्रेशन 5 था मेरे ख्याल से या 6 था। तो हमने बेसिकली जो आज एक बड़ा क्वेश्चन करा ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 12 था, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 12। तो मैं आपको होमवर्क में क्या दे रहा हूं कि इस इलस्ट्रेशन नंबर 12 को आप अपने आप से करके देखना, सेल्फ। ठीक है, बिना अपना सोल्यूशन देखे, बिना आंसर देखे आप इसको अपने आप करके देखना। ठीक है, इस तरह का सवाल अगर आप अपने आप से कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा बड़े क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो बस यही होमवर्क है आज का। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको यूजफुल लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम इस चैप्टर को, इस पर्टिकुलर यूनिट को फिनिश कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।